बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PTV नेशनल मुल्तान तो मैं आप सब दी मेज़बान आयशा अहमद प्रोग्राम प्राइम टाइम अफेयर्स ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2024 ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਥਿਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਤਾਇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ हद तक मतला जड़ा है उस सियासी मतला साफ थी चुके। अस सारे बखूबी जानते हैं कि मुल्क जड़ा है वफाक एक मखलूत हुकूमत का क्याम लाया वेंदा पे अमल और अगर पंजाब वाले पासे नज़र दौड़ाऊँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी है सब कुछ सादा अक्सरियत नाल नुमाया नज़र आती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफों वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मरियम नवाज साहिबा का नाम भी नामजद कर दिता गया। उनके अलावा बाकी तमाम सूबे भी तमाम पार्टियां जड़ी अक्सरियत हैं वो अपने अपने वज़ीर आला का ऐलान जड़ा है उन्होंने तश्कील के मराहल है और वो भी जल्द ही इन्होंने नामों का ऐलान कर दे सन। और अज अस अपने प्रोग्राम में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल को डिस्कस करे सूँ। सारे नाल स्टूडियो मौजूद हैं सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। सब को पहले सारे नाल मौजूद हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी तो इकनॉमिक्स के डिपार्टमेंट तो डॉक्टर सैयदा अज़रा बतूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आप तो बहुत बहुत शुक्रिया तुझे सारे प्रोग्राम तशरीफ घेन आए। इन्होंने मौजूद हैं आपका भी शुक्रिया आप प्रोग्राम किया। इन्होंने मौजूद हैं फरहान अंजुम मलगानी साहब सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं और मुल्क की सियासी सूरत हाल से इन्हों की गहरी नज़र भी है। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब जी, बहुत शुक्रिया। आप तो बहुत शुक्रिया तुझे सारे प्रोग्राम में तशरीफ घेन आए। इन्होंने मौजूद हैं शरीफ जोया साहब सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल से इन्हों की गहरी नज़र है और मुल्क के हालात के बारे काफ़ी कुछ जड़ा है वो इन टाइम इन्होंने डिस्कस करे सूँ अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका जी। जी नाजरीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें हैं और सब कुछ पहले जड़ा है डॉक्टर साहिबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा जिमें कि तुम जानते हो कि इन टाइम मुल्क बहुत सारे मुआशी मसाइल का शिकार है और मुल्क एक मखलूत हुकूमत जड़ी है वो तश्कील के मराहल है जिन्हें बहुत सारिया सियासी पार्टियां हुसन। तुम क्या समझते हो कि मुल्क की जी मखलूत हुकूमत बन सी वो मुल्क को इन मुआशी गर्दाब तो कढ़न के काबिल थी सी और मुल्क को इन मुआशी गर्दाब चो कट सकसी? जी ये बड़ा पैनिक क्वेश्चन है। मेरा ख्याल पूरी कौम की ही नज़र इसके ऊपर है कि ये क्या हमारा मुस्तकबिल एवरी न्यू मॉर्निंग जो हमारी कैसी होगी। ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि हम इसको बुरान से निकाल लेंगे। गो के इसके अंदर हमारी एफर्ट्स शामिल होंगी लेकिन बहुत बड़ा इस वक्त मेरा ख्याल में अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो इससे ज़्यादा मुश्किल हालात सियासतदानों के लिए नहीं है क्योंकि जो भी बंदा आएगा कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम इसका इलाज जो है फ़ौरन कर सकेंगे। ये बड़ा केयरफुली बड़ी मेहनत के साथ लगन के साथ सियासतदानों को और देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ कहाँ से किधर से अपने अखराजात को कम करना है और किधर से हमने अपने पैसे को मनी को जनरेट करना है रेवेन्यू को और फिर जाके कहीं आप इस काबिल होंगे कि आप इसमें से निकल सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप पूरे तौर पर नहीं निकल सकते तो कम से कम ये तो हो सकता है कि हम मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं यानी कम से कम तो हालात को बुरे हालात से हम बच सकते हैं उन्हें मिनिमाइज़ करें। तो इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मेरा ख्याल में ये मैं सोचती हूँ कि अगर ये चैलेंजेस बड़े होते हैं तो उस वक्त फिर आपके अंदर अल्लाह ताला पोटेंशियल भी देता है। तो मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छा मौका है कि ये सियासतदानों को अपने पोटेंशियल को जो आपकी जहानत है आपके तजर्बात है उससे फ़ायदा उठाकर इन हालात के अंदर से कोई ना कोई ऐसा तरीक़ाकार इनोवेट करें कि हम इससे निकल सकें और ये इनके पोटेंशियल का इम्तिहान भी है। जी बिल्कुल क्योंकि जड़े वेले मुल्क इंतखाबात थी तो उनके बाद असा भी आवाम भी अपने आप एज्यूम कर गेंदे हैं कि फौरी तौर पर एक खुशगवार तब्दीली आसी जबकि हकीकत ऐसा मुमकिन कह नहीं होता क्योंकि जाहिर है जितने मौशी मसाइल हैं मुल्क ही टाइम उन्होंने काबू पाने थोड़ा जिहा वक्त दरकार है और जाहिर है नवी आवन वाली हुकूमत जड़ी है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने काबू पा सकसी। जी फरहान अंजुम मलगानी साहब तुसें दसो कि ई टाइम जड़ी मखलूत हुकूमत बनन वेनी पई है और तुसें क्या समझेंदे हो कि उहदे नाल मुल्क च कोई सियासी इस्तेहकाम पैदा थी सी? जी बड़ा अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल है जेड़े हुण असां जिहड़ी पोजीशन आ गए हैं मेरे ख्याल कोई बहुत मुश्किल मराहल दे विच असां गुजरदे पे हैं। बड़ा मुश्किल टाइम है सारे वास्ते। ई टाइम दे विच जेड़ा है ना तमाम सियासी जमातें को इनफरादी मफादात तो हट के कौमी जिहड़ी एक सोच ते एक मफाद है उसको मद्देनज़र रखना पोसी वरना इस ई बुरहान तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। असां बिल्कुल फंस चुके हैं ई टाइम क्योंकि एक किस्म की हैंग पार्लीमेंट है। ई मुल्क पार्लीमेंट दे विच यानी कि कोई भी एक सियासी जमात जी सादा अक्सरियत नहीं रखेंदी पोजीशन कोई नहीं कि वो अपनी हुकूमत खुद
ਬਣਾ ਸਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗਿਣ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੋਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਪੋਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਗਿਣਾ ਵਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸਖਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਥੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਗਿਣ ਕੇ ਜਾਂ ਏਜੰਡਾ ਗਿਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਕੂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਥੀ ਸਕਦੀ ਨਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਕਾਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਲ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਕਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੁਰਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਸੋਚ को अपनाना चाहिए जी बिल्कुल तुसे ठीक आदे पे वे क्योंकि असा हुण आहिस्ता आहिस्ता सियासी इस्तेहकाम वाले पासे टुरदे पे हैं नवी हुकूमत बनती पई है और तुसे देदे पे हो कि शरीफ जय साहब तारे नाल मेरा सवाल भी हो सी कि ई टाइम जेड़ा सियासी इस्तेहकाम मुल्क च आंदा पे उंदे नाल जेड़े मुआशी मसाइल केड़े केड़े मुआशी चैलेंजेस हैं जेड़े साकू दरपेश हैं ई वक्त अच्छा बड़ी मेहरबानी जी पहले नंबर ते ये है कि जड़ा ये सियासी दर्जा हरारत है ये बड़ा ये वक्त बड़ी शिद्दत नाल वधा पे क्योंकि सारी पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि जितने भी इलैक्शन थे वो साढ़े मुतनाज़ा ही थी वेंदे मतलब 2013 का डे गिनूँ 2018 के डे गिनूँ और उनके बाद हुण 2024 का भी मैसेज जड़ा है वो इवें ही वेंदा पे कि धांधली ज़्यादा शोर आंदा पे हर पासों आंदा पिया मतलब हुण ये कि जीतण वाली पार्टी भी आधी खड़ी है तो हरण वाली पार्टी भी आधी खड़ी है कि भी साढ़े नाल ज्यादती थी गई है लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जाहिर है एक नवी हुकूमत बनन वेनी पई है और तश्कील दे मराहिल च बिल्कुल असां एक उम्मीद करें कि अच्छी सूरत हाल की जानिब सारी पेशरफ्त है और इंशाल्लाह हो सी तो मुल्क दे जिहड़ी मईशत को टाइम जिहड़े चैलेंजेस दरपेश हैं उन्हां ते जरा रोशनी पाओ इहदे देखो ना जी सब तो जिहड़ा मेन है ना वो तो महंगाई का जिहड़ा अंसर है वो आवाम को दा सामना करना पौंदा पे ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਗਰਾਨ हुकूमत ने ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੇਂਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਗੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਖ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਕੋ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਆਸਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁੰਤਖਬ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬੇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਦੇਵਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇ ਸੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਇਤਬਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਕਾਮ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਇਸਤਕਾਮ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਅਸਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਥੀ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਸੀ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਬੇਅਵਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਲੈਵਲ ਹੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰਾ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਾਕੂ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਠੀਕ ਥੀ ਵੈਸਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਪੋਸੂ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕ थोड़े जे मुआशी मसाइल का शिकार होंगे तो मेरे ख्याल हुकूमतों के नाल बहसीत कौम पूरी कौम को कुछ सख्त स्टैप्स गिनने पौंदे
کچھ چیزاں کو اپنی زندگی چوں جڑیاں غیر ضروری ہیں اگر انہاں کو اسا مائنس کر رہے سوں یا اچھائی دی طرف چل سوں تو میرے خیال ہے حالات قدرے بہتر تھی ویسن. ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ تارے پاس آنی ہے کہ ہوں ساری جڑی IMF دی کیس تھے تریجی او آون والی ہے اور IMF حکام دا آکھن آئی کہ او جڑا ہے نگران سیٹ اپ نال مذاکرات نہ کرے سن بلکہ جڑی نویں منتخب گورنمنٹ ہو سی اون دے نال جڑا ہے مذاکرات کرے سن. مارچ جڑا ہے IMF دی ٹیم جڑا ہے پاکستان دا وزٹ کرے سی. تساں ایک کے حوالے نال دے دیو کہ نویں حکومت نال انہاں دے مذاکرات جڑے ہیں او کیڑی حد تک کامیاب تھی سن؟ جی یہ قبل از وقت ہم کوئی بات ایسی نہیں کر سکتے کہ جی وہ میں ایسے کہہ دوں کہ جی یہ آبجیکٹیولی یہ جو ہے وہ ہو جائیں گے. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ IMF اب وہ فردر کون سی کنڈیشنز ہمارے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کرتی ہے, یعنی وہ کون سی شرائط رکھے گی. وہ قرضہ تو دے دیتے ہیں لیکن وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز کدھر جا رہے ہیں. آپ دیکھیں انفلیشن جو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا IMF نے کہ پچھلے سال پروجیکشن کی تھی کہ آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 27% پہ رہے گا, جبکہ اس وقت ہمارا 24 کے لیے اس وقت ہمارا 46% ہے. تو اس کا مطلب ہم نے اس کو ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کیا. اسی طریقے سے ہمارے دوسرے انمپلائمنٹ ریٹ بھی بڑا ہے. ہمارے جو ہے وہ لوگوں کے زندگیوں کے اندر پاورٹی لائن سے ہمارے 80 سے 90 لاکھ لوگ جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں ہمارے. تو ہم اس کی وجوہات بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ فلڈز آئے ہیں, انفلیشن ہے, اس کی وجہ سے جو پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز تو دیکھیں ریالٹی آن دا گراؤنڈ کیا ہے, ہم نے کیا کیا. IMF نے ہمیں قرضے دیے, کیا ہم نے اس کے اندر سے کوئی پروڈکٹیوٹی نکالی؟ نہیں نکالی. کوئی امپلائمنٹ نہیں بڑھا, کوئی ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ انفلیشن کے اندر کمی نہیں آئی, لوگوں کے زندگی میں بہت زیادہ تنگی آئی. تو وہ اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے. ہم نے جو پیسے دیے ہیں وہ آپ نے کوئی سوشل اوور ہیڈس پہ نہیں لگایا, ایجوکیشن پہ یا ہیلتھ پہ نہیں لگایا. تو دوسری بات یہ ہے کہ فردر انہوں نے جب ہمیں دینی ہے کوئی بھی قسط دینی ہے تو اس وقت یہ دیکھیں گے کہ آپ ہمیں پیسے کہاں سے دیں گے. تو وہ پیسے کے لیے پھر ڈیفینیٹلی جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری انفلیشن بڑھ گئی ہے, ابھی بھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, تو اب جو انفلیشن بڑھی ہے تو اس کو تو مزید بڑھنا ہے, کیونکہ جو بھی وہ کنڈیشن لگائیں گے ریونیو کہاں سے آئے گا. ریونیو کبھی بھی ڈائریکٹ ٹیکسز سے نہیں آتا, انڈائریکٹ ٹیکسز سے آتا ہے. تو وہ یقیناً آپ کو بجلی, گیس اور فیول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی اور اسی سے پیسہ جمع کر کے ہم انہیں ریٹرن کریں گے. اگر تو ہماری حکومت جو ہے رزسٹ کرے گی, آپ دیکھیں اسٹرانگ ونڈس کو رزسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, تو آپ اگر ہماری اسے رزسٹ کریں گے کہ اس کو تھوڑا کم کر دیں یا کسی اور جگہ سے ہم پیسے جنریٹ کریں, پھر تو ٹھیک ہے, وہ ہم نرم شرائط ہوں گی. لیکن اگر انہوں نے یہ بات نہیں مانی تو میں پہلے ہی پریڈکشن کر رہی ہوں کہ طوفان مہنگائی کا ایک آئے گا. بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی, گیس کی بڑھ چکی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں, مزید بڑھیں گی. تو آپ دیکھیں کہ جو جتنی بھی ہمارے اکانومی کے اندر سرکولیٹ کرتی ہے چیزیں, یہ ٹرانسپورٹیشن سے کرتی ہے. اگر ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جائے گی تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. دوسری بات ہمارے پروڈکشن کی طرف آئیں گے, سیکٹر کی طرف, وہاں پر بھی فیول کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی. پہلے ہی ہمارے بہت سے کارخانے بند ہوئے تھے, اب دوبارہ پھر بند ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن مہنگی ہو جائے گی. تو ایک طرف ہم تو میڈم یہی چیلنجز ہیں, آنے والی گورنمنٹ کو یہی چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں, لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. بہرحال اچھی پالیسی سے ہم انشاءاللہ اچھائی کی طرف جائیں گے. فرحان صاحب, قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس کب ہونے جا رہا ہے؟ جی یہ دیکھیں, یہ تو ایک مراحل ہیں, 28 تک جا کے ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. ابھی تو ہماری جو نو منتخب اراکین ہیں ان کے نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہوئے. اس کے بعد یہ تمام سیاسی جماعتیں جو آج کل سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہیں, اور اس کے بعد 27-28 کے بعد صدر صاحب اس کو ایک کال کریں گے, تو اس کے بعد سیشن اناؤنس ہوگا. اور یہ صورتحال تو چلتی رہے گی, لیکن میڈم نے جو بڑی اچھی نشاندہی کی کہ ہم معاشی جو ہمارا بحران ہے اس کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں. ہماری انڈسٹری بند ہے, زراعت کے شعبے میں ہم جو کاشتکار ہیں وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں. جب آپ ڈیزل کی قیمت بڑھائیں گے تو صاف ظاہر ہے, اور زرعی ادویات ہیں, کھادیں ہیں, جتنی بھی ان پٹس ہیں وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ وہ کاشتکار کے لیے جو ہے اس کی سروائیول ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے اور اس میں ہم جو ہے بہت زیادہ مشکل میں پھنستے جا رہے ہیں. جی بالکل, کیونکہ بہت ساری آبادی کا انحصار جڑا ہے وہ زراعت تے, ظاہر ہے سارا ایک زرعی ملک ہے. شریف جویا صاحب, سارے خارجہ پالیسی دے حوالے نال دساؤ کہ جڑی آمن والی حکومت ہے وہ ایکو کی میں بہتر کر سکتی ہے, ان کی کیا ترجیحات ہو سن خارجہ پالیسی دے حوالے نال؟ دیکھو جی, کئی بھی ملک دی یا کئی بھی دی حکومت دی ترجیحات ہوندی ہیں کہ ان دی جڑی خارجہ پالیسی ہے وہ بہت اچھی ہوئے, ان دے
ਜਿਹੜੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਹਨ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲੇ ਚਲਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੋ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਅੱਗੂ ਤੱਕ ਘਿਨ ਕੇ ਵਸਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਇਤਨੇ ਖਰਾਬ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਬੈਠੇ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਜਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਖਾਰਜਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ IMF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਆਸੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹਾਤ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ तमाम ਮੁਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਹਨ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ CPEC ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਥੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਨ ਕੁਵੈਤ ਨਾਲ ਹਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਮਾਲਿਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕੂ IMF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਕੂ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਸਾਇਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਖਾਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਸਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਸਨ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕੌਮਾਂ ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ को ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਜਿਹਾ ਸਾਕੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਆਂ 'ਚ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਡਾਊਨ ਥੀ ਵੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ हैं आज पोजीशन डिफरेंट है बिल्कुल काफ़ी क्लियर थी चुकी है और मैडम तुसा दसो कि इन टाइम ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ੀ ਚੈਲੰਜਸ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪੈਸੀ ਔਰ क्या पॉलिसियां को बनानियां चाहिए कि असा इन्हां ते काबू पा सको ये बड़ी अच्छी बात है कि बीइंग एन इकोनॉमिस्ट मैं ये समझती हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि इसके कॉजेज़ क्या हैं जो हमारे इतना क्राइसिस आया है हमारे मुल्क के अंदर इसकी वजूहात क्या हैं क्योंकि पिछला जो सारा हमारे मुल्क में पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग गए हैं गुर्बत की लकीर से वहाँ उसकी वजूहात मेन इन्फ्लेशन है दूसरा ये कि फ्लड्स से आप देखें कि 2018 में जो उसके बाद जो फ्लड्स आए हैं ना उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की ज़मीन का नुकसान बढ़ा हुआ है और उसके ऊपर हमें $30 बिलियन जो है ना वो खर्च करना पड़ा तो ये नुकसान हमारा उसका पूरा इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उसको भी हमें हैंडल करना चाहिए इन्फ्लेशन को हैंडल करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को हैंडल करना चाहिए दूसरा ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे जो बाहर से लोग हैं रेमिटेंसेस भेजते हैं तरसीलात ज़र जिसे उर्दू में कहते हैं हम वो भेजते हैं तो हमें उन लोगों को एतमाद में लेना चाहिए ताकि वो लोग क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की GDP में हमारे जो तरसीलात ज़र है वो 50% से ज़्यादा उसका हिस्सा है तो हमारी ज़्यादातर जो इंपोर्ट का बिल है वो हमारा तरसीलात ज़र से ही जाता है तो वहाँ से लोगों को हम कायल करें कि वो यहाँ पैसा भेजें ये बहुत बड़ा अच्छा सोल्यूशन है अगर वो 50 रुपये भेजते थे तो आप 70-75 रुपये भेजें तो उसका ये फ़ायदा होगा कि हमारे मुल्क में जो हमारा जो डेफिसिट हो रहा है हमारा जो फॉरेन सेक्टर से हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको मदद मिलेगी एक तो बात ये है दूसरी बात ये है कि अब इन्फ्लेशन को कैसे ख़त्म करना है इन्फ्लेशन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि आप प्रोडक्शन उतनी नहीं करते जितनी के ज़रूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन होती है डिमांड और सप्लाई से होती है ना तलब और रसद है अगर चीज़ों की तलब ज़्यादा है तलब ज़्यादा है रसद कम है तो कीमतें और बढ़ेंगी तो इसके गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यूथ के अंदर स्पेशली जो अनएम्प्लॉयड है 2 मसले आपके हल हो सकते हैं आप एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप करें उनके अंदर ताकि वो अपने ज़ाती छोटे छोटे बिजनेसेस करें और जैसे कि आप देखें बांग्लादेश में लोगों ने किया है ना छोटे छोटे बिजनेस से पैसा इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो हमें इन्हें सबको रोज़गार पे लगा देना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग करवाएं ये बहुत इमरजेंसी में ज़रूरी है इससे रोज़गार भी बढ़ेगा आउटपुट में इजाफा होगा और फिर इन्फ्लेशन ख़त्म होगी तो फिर ही हम कहीं जाकर बड़े कारोबार कर सकेंगे यानी हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे मीडियम की तरफ जाएंगे लार्ज की तरफ जाएंगे लेकिन इससे पहले आपको स्मॉल बिजनेसेस करने पड़ेंगे जी बिल्कुल अच्छा फरहान साहब तुआरे नाल मेरा एक सवाल है कि सियासी जोड़ तोड़ जड़ा है वो इन टाइम उरूज ते है सियासी वड्डियां वड्डियां सियासी जमातां सिर जोड़ के बैठन और हुकूमत तश्कील दे मराहिल च आवन वाले ॾींहं तुसां सियासी दर्जा हरास जड़ा है वो किथे दे पे हो जी
ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਈ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਤਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਤਰੀਨ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਸਬਤ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਂਟਾ ਜਾਂ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਬੁਰਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਵਨੇ, ਕੌਮੀ ਹਕੂਮਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾਈ ਵਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਉਹਨੇ को एड्रैस ਕੀਤਾ ਵਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਫਿਕਰ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਬਿਲਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਸੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦਾ ਹੁਜਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਖਲੂਤ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਡਿੱਠੇ ਜਿਹੜੀ 16 ਮਾਹ ਦੀ PDM ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ, ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਬਲ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਕੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ, ਉਹਦੇ ਫਰਕ को ख़त्म करना पोसी, अपनी सनती पैदावार को जोड़ा है ना उनके विच इजाफा किए बगैर मुमकिन कोई नहीं। तो जिवें मैं पहले भी आखे कि ज़राई मुल्क है साडा, तो ज़रात को भी एड्रैस किया वने, जिसकी तरफ सारी पाक फौज ने भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव किए, ग्रीन पाकिस्तान का मेरे ख्याल च वाहिद हल है जितों असां ई शोबे दे विच तरक्की करके अपने जिहड़ी माशी मुश्किलात हैं उन्हें को ओवरकम कर सकते हैं। तो सियासी जोड़ तोड़ की गाल जिवें तुसीं कीती है, मेरे ख्याल च बड़ी अच्छी गाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपना मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नामजद किए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जमात है सारी मुल्क की वड्डी, उन्हें भी उन्हें को अनकंडीशनली हाली तक तो सपोर्ट उन्होंने आखी जी अस करेसूँ गो कि अस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन मेरे ख्याल सारे स्टेक होल्डर जो उन्हें अपना इंटरस्ट हो सी तो वाल ही अस एक पायदार हुकूमत कायम करने की पोजीशन जी बिल्कुल। और सर असा ये भी सुनते पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वजीर आजम की दौड़ जड़ा है ना वो शामिल थे, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करने वाले बिल्कुल बिल्कुल ही ये बड़ा अच्छा मुस्बत एक मेरे ख्याल च होए, क्योंकि इहो जमहूरियत का हुसन है कि हर उम्मीदवार एक मुस्बत मुकाबला होवे तो उनके सारे अपना पार्टिसिपेट करें, तो वाल जो जीतने वाला है वो अपनी जित को वो करे, तो हारन वाले अपनी जी हार है वो खुश सूबली के नाल जड़ा आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करें, वो तस्लीम करें, तो गौरमेंट को अपने जो सारा पार्लिमानी निज़ाम है उनके तहत बजाय उनकी लत्ता छीकण दे उन्हें को साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल। शरीफ जय साहब, नवी हुकूमत बनने वेंदी पई है, नवी हुकूमत की फॉर्मेशन का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, जरा प्लीज़ जी। वो पहले फरहान मलगानी साहब ने दस दिते कि जिमें मतलब जिमें 8 फरवरी को इलैक्शन थे उनके 14 ॾींहं बाद जो 14 ॾींहं के अंदर अंदर नोटिफिकेशन इलैक्शन कमीशन ने जारी करने और उन्होंने कौमी असैम्बली को भेजने कि भी ये कामयाब जोड़े नुमाइंदे हैं, ये कामयाब हैं, ये हुण पार्लीमेंट का हिस्सा हैं। अच्छा 21 ॾींहं के अंदर अंदर मतलब 8 फरवरी को जनरल इलैक्शन थे, 21 ॾींहं के अंदर अंदर जो है ना कौमी असैम्बली का इजलास सदे सी, सदर पाकिस्तान जो है ना वो कॉल करे सन, उनके बाद इजलास मुनक़िद थी सी। सब तो पहले जो है जो हुण वक्त स्पीकर हैं वो सब तो पहले स्पीकर का इंतखाब करवे सन, ठीक है। उनके मतलब बहुत सारे उम्मीदवार थी सकते हैं, पीपल्स पार्टी का थी सकते, नून लीग का थी सकते, तहरीक इंसाफ का थी सकते, या कहीं भी जमात का थी सकते, उनकी वोटिंग थी। उनके बाद वाल जो है ना डिप्टी स्पीकर का जो है ना वो अनाउंसमेंट थी है, उनका इलैक्शन थी। अच्छा उनके बाद वाल जो है इजलास वाल एक दोबारा सदा वेंदे जिंदे वजीर आजम का जो इलैक्शन है वो कॉल किया वेंदे। अच्छा उनके खुफिया बैलेट क्या नहीं होता, वो शो ऑफ हैंड कहो या गैरलिए चले वेंदे अपनी अपनी, जिंदे पास ज़्यादा मतलब नुमाइंदे चले वेंदे वो वजीर आजम मुंतखब थी वेंदे। इं वक्त जो 336 का साडा ऐवान है पिया, उनके 169 जोड़ा है वो लोग होने बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा ये मराइल होंगे कि भी 169 पूरे करने, अगर एक दफ़ा पूरे नहीं थींदे वल दोबारा थींदे। अच्छा उनके भी अगर मतलब नहीं थी सकता कि वल जो भी अक्सरियत गिन गिनते भावें एक वोट तो भी ज़्यादा अक्सरियत गिन गिने वल उन्होंने वजीर आजम वो बन वेंदे। ये फॉर्मेशन है मेरे ख्याल आने वाले जोड़े हफ्तादार नहीं हैं उनकी पिक्चर मजीद क्लीयर थी वैसी। इं वक्त जी सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर थी पई है, मतलब ये तमाम जमातां ने अपने अपने उम्मीदवार नामजद कर दिते हैं। जिमें तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को अपना नामजद किए वजीर आजम, मेरा ख्याल एक अच्छा इनिशिएटिव है। उन्होंने कि अगर तो वो अपनी जिद ते खड़े रहें वल तो जीत ही नहीं सकते ना सर,
ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਪੋਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ थी गई है, क्या पता पीपल्स पार्टी के नाल तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात थी वञनि, तहरीक इंसाफ कामयाब थी वञे, या पीपल्स पार्टी या बाकी जमातां तहरीक इंसाफ को कायल करने कामयाब थी वञनि कि सारे असां मिल के क्यों ना बनाऊं। जी बिल्कुल, सियासत कोई चीज़ हतमी नहीं होती। फरहान मलगानी साहब भी पहले आ गए। मैडम मेरे से सो कि मुल्की मीशत ते जी नवी गवर्नमेंट बनन वेंदी पई है, उनके मुल्की मीशत ते कोई मस्बत असरात थी सन और मस्बत अशारी आमना शुरू थी सन तुम्हारे ख्याल है? जी जी, ये बड़ी अच्छी बात है। जब हम माशियात के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो बच्चे भी हमसे ये सवाल पूछते हैं, जी हमारे मुल्क में क्यों तरक्की नहीं होती, तो हम उसका जवाब ये देते हैं कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जब आपको पता ही नहीं कि मुल्क के हालात का सीन क्या होगा, तो आप कभी भी बेयकीनी की कैफियत तारी होगी, ना यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे या ना ही मुल्क के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट जा रहा है 22% पे, इतनी हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई बंदा इंटरेस्ट इस पे कर्जा नहीं लेगा। जी तो सब बिल्कुल ठीक आदे पे, क्योंकि ये 2 दिन पहले दी मुआशी मास्टर दी रिपोर्ट भी है कि पाकिस्तान दा जड़ा सरमायाकार है वो तेजी नाल खलीजी रियासतां दी तरफ मुंतकिल थींदा पिया और ये पाकिस्तान वास्ते लम्हा फिक्रिया है। तो साकू ये जो पॉलिसी चाहिए है जिंदे नाल सारा सरमायाकार जड़ा है वो वापस पाकिस्तान। ये भी बात आप कर रहे हैं, सरमायाकार भी जा रहे हैं, हमारी ब्रेन ड्रेन बड़ा हो रहा है, एजुकेटेड लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं, लाखों के हिसाब से 30-40 लाख के करीब जो लोग जना वो बाहर जा चुके हैं। तो अब हमें इसको रोकना है ना, हमें ये भी तो देखना है मतलब रोकूं तो आपने कोई मतलब तजवीज देना चाहो कि नवी हुकूमत आके की हो पॉलिसी बनावे के? अगर हमने ब्रेन ड्रेन रोकना है तो हमें यहाँ अपने एजुकेटेड लोगों को वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें जो बाहर के लोग दे रहे हैं, बल्कि उससे अच्छी दें, बाहर के लोग भी आएँ। अब जब ये हाई इंटरेस्ट रेट होता है, मैं यहाँ एक्सप्लेन करती जाऊँ कि ये टू वेज में चलता है, एक इंटरनल आपकी पॉलिसी के लिए और एक एक्सटर्नल के लिए। जब हाई इंटरेस्ट रेट होता है तो बाहर से जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आते हैं, जो सिर्फ पैसा लेके आते हैं, वो इस हाई इंटरेस्ट रेट पे आने में दिलचस्पी लेंगे, लेकिन मुल्क के लोग जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसका ये नुकसान है। अब हमें इस इंटरेस्ट रेट को नीचे करना चाहिए ताकि वो लोग जो बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि पैसा हम लगाएं, हम कारोबार शुरू करें, तो वो इंटरेस्ट रेट पे कर्जा नहीं ले सकते। ये हमें कम करना लेकिन मैडम ये भी तो मजबूरियां है ना। देखो IMF को असां ज़ाहिर है कर्ज गिदे हैं और कुछ शराइत भी होंदे, हुकूमत भी करें खुशी नाल इंटरेस्ट रेट या ये सारी चीज़ें नहीं वधेंदी, कुछ चीज़ां ज़ाहिर है कि साकू करनियां पौंदन ओ बहरहाल ज़रूरी होंदन। लेकिन साथ ही हम ये कहते हैं जी हमारे मुल्क में खुशहाली आए, तो खुशहाली तो प्रोडक्टिविटी किसके बगैर नहीं आएगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो खुशहाली आएगी, प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं बढ़ सकती। तो हमें या तो फिर बाहर से लोग ले आए हम काफ़ी लोगों को, जब हम बाहर से इन्वेस्टर लेते हैं तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान बेच रहे हैं। ये भी एक लोगों का एक स्लोगन होता है कि ये बाहर के लोग पाकिस्तान की इकॉनमी पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि मल्टी नेशनल जो कंपनीज आ रही हैं वो आपने ईस्ट इंडिया वाला जो देखा है हिस्ट्री, उसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। हम CPEC कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे हमारा काफ़ी फोकस है, लेकिन इससे भी अभी हमें वो नताइज नहीं निकल रहे, क्योंकि चाइना ने हमें कोई भी वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी कि आपने करना क्या है। हमारा कोई भी ऐसा हमने तय नहीं किया कि हमने इस प्रोजेक्ट पर किस हद तक कहाँ जाना है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, कोई क्या कानून है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो हमें इसको थोड़ा फोकस करके हमें प्रोडक्शन बिल्कुल ये है ना कि इन टाइम साको एक पॉलिसी बनावन दी जरूरत है, एक राह मुतय्यन असा करके नो मखसूस के असा क्या मतलब। अगर आप राह की बात करते हैं तो मेरा एक कॉलम भी था, उसमें मैंने यही लिखा था कि हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा सेक्टर हमें हेल्प कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर, क्योंकि हमारी बैकबोन भी हमारी एग्रीकल्चर है, तो हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए। चाइना से हम काफ़ी कर रहे हैं कोऑपरेशन, वो हमारे साथ कर रहा है, जो कि हमने कहा जी वर्टिकल क्रॉपिंग भी है, तो वो कहाँ कर रहे हैं वहाँ। मेरी एक ट्रेनिंग हुई है आर्मी के अंडर अभी बलूचिस्तान में, नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान 21 डेज़ की, उसमें फिर मैंने खुद ये क्वेश्चन पूछा कि आप वर्टिकल क्रॉपिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हम सिंध के कुछ इलाके में, पंजाब में उसे कर रहे हैं। तो अगर ये एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, अगर हम वर्टिकल क्रॉपिंग करने या मॉडर्नाइज करें, या हम अपने फॉर्म्स को जैसे चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, अगर हम उसी बेसिस पे अपने एग्रीकल्चर को प्रमोट कर दें, तो हमें तो इंडस्ट्री में जाने की शायद अभी ज़रूरत ना पड़े। तो एग्रीकल्चर का ये फ़ायदा है कि ये इसकी प्रोडक्शन की वजह से बड़ी जल्दी आपका GDP ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। 6 महीने में फसल आ जाएगी तो 6 महीने में आपका GDP ग्रोथ रेट जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। तो हमें एग्रीकल्चर अपनी जो चीज़, हमारी अल्लाह ने जिस कंट्री को जो एंडोवमेंट दी है, जो
नेमत दी है, ब्लेसिंग है, वो अच्छी फर्टाइल लैंड है, हमें उसी को यूटिलाइज करके इस पर मजीद जो है मॉडर्नाइजेशन करके इसको हमें जो एक्सपेंड करना चाहिए। जी बिल्कुल मलगानी साहब तुसें दस्सेआ कि ਇਹ ਨਵੀਂ हुकूमत की फॉर्मेशन के बाद ਜਿਹੜੀ मैशत है वो मजबूत थी सी। जी इंशाल्लाह साहब को उम्मीद तो करनी चाहिए, लेकिन मैं पहले भी जो गल की है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन कोई नहीं, तो ये उवें ही मुमकिन थी सी जिहड़ा अस उम्मीद कर सकते कि एक मजबूत अच्छी पायदार हुकूमत बने जिहड़ी तमाम माशी पॉलिसियां उन्होंने एक तसलसल बरकरार रख सके, जिंदे उत्ते आलमी दुनिया एतमाद करे। तो IMF की भी गल थी है, तो वो भी इहो ही चाहते कि एक वाज़े मैंडेट वाली हुकूमत हो जिहदे नाल असां मुज़ाकरात करूँ या जिहड़ी भी डील करूँ ताकि उनकी इंप्लीमेंटेशन जिहड़ी है वो कोई यकीनी बनाया बन सके। तो इहो मेरे ख्याल वाज़े एक पैगाम होंदे आलमी दुनिया के वास्ते। तो जिसले साडी हुकूमत मुस्तहकम हो सी तो सारे दोस्त ममालिक भी सारे इत्थे इन्वेस्टमेंट करे सन, सरमायाकार आसन बाहरों को बरूनी सरमायाकारी आसी तो वाली खुशहाली आ सकती है। तो नाल असां अपनी जिहड़ी ज़रूरत है साकू अपनी प्रोडक्ट्स यानी इंडस्ट्री को अपना बहाल करूँ। ई टाइम सारी इंडस्ट्री जिहड़ी है बंद थी वेंदी है क्योंकि बिजली बड़ी महंगी है, डीजल का रेट महंगा है, इवें साडी जिहड़ी प्रोडक्शन कास्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। इस गल्लों चाइना के नाल बे जिहड़े ममालिक हैं उन्हें दी प्रोडक्शन के नाल असां उनकी कास्ट के नाल मुकाबला नहीं कर पाते पे। तो असां इन्हें चीज़ों को देखना चाहिए। तो जिवें पहले ही गल थी खलीजी ममालिक क्या साडे बल्कि बांग्लादेश दे विच ही बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री सारी शिफ्ट थींदी पई है। ये हुकूमत को इन चीज़ को देखना चाहिए कि क्या वजूहात हैं कि आखिर सारे इंडस्ट्रीअलिस्ट जिहड़े सारे अपने सरमायाकार हैं वो इत्थों मायूस सी कि बे ममालिक क्यों वेंदे पैन। हत्ता कि साकू हुण तां हुण अज़रबाईजान उज़बेकिस्तान उत्थों को लोग आते पैन तो सारे इंडस्ट्रीअलिस्ट को डायरैक्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स के बन के उन्होंने दावत देंगे पैन सारे मुल्क आओ इंडस्ट्री देने ताकि इतना रिलीफ दिता हुए सी, टैक्स फ्री जोन बनाए हुए उन्होंने। तो साकू इहो जिहियां पॉलिसियां जिहड़ियां हैं हुकूमत को बनाने चाहिए, सनतकार को फैसिलिटेट करना चाहिए, काश्तकार को अच्छी नवी वैरायटी जिहड़ी बीज दियां हैं वो मुतारफ कराने चाहिए। मैडम ने जिवें गल की है जदीद टैक्नोलॉजी सारी पर एकड़ जिहड़ी पैदावार है वो दुनिया बहुत अगों चली गई, लेकिन असां हाली तक वो रवायती काश्तकारी ते खड़े हैं जिन्हें जिहड़े तक मॉडर्न काश्तकारी का ना अपनाया वैसी उन्हें तक सारी तरक्की जिहड़ी है एक बात मैं निकली है तो वो मैं बात को थोड़ी क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हम अपने इंपोर्ट का बिल देते हैं ना तो उसका 1/4 हमारा जो है वो फ्यूल की बिल होता है। इसका मतलब हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो तेल और इसका गैस का है। अब हमें इसको कहाँ से ठीक करना चाहिए? हमें नए मुआहदे करना चाहिए उन कंट्री से हम तेल हैं जो हमें सस्ता दे रहे। जैसे रशिया वो दे रहा था, अब पता नहीं वो उसका डील का भी तो टेंटा फिश हो गई है, लेकिन हमारी वक्त की ये ज़रूरत है कि हमें उन बंदों से उन कंट्री से रब्ता करना चाहिए जो हमें लो प्राइस पे दे दे, फ्रेंडली दे सकते हैं। तो अगर हमारा तेल का खर्चा कम हो जाए तो डेफिनेटली हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। जी बिल्कुल। शरीफ रैया साहब तुसें दस्सेआ सो कि तुहाडे ख्याल च आने वाली हुकूमत जिहड़ी है वो मजबूत स्टैंस नाल डील कर सकसी IMF नाल, और क्या ज़रूरी भी है? जी बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जिहड़ा नवा मैंडेट होंदे वो नवा प्लान अपना मतलब जाहिर गल जिहड़ी नवी हुकूमत हो सी अपना नवा प्लान दे सी कि भी पिछली हुकूमत दा जिहड़ा मतलब नुकसान है या वो पॉलिसी दा जिहड़े डेफिसिट है वो तो बेहतर एक नवा प्लान दे सन कि भी असां ई मामलात ते ई पॉइंट्स से तुहाडे नाल मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और उनदे च मेरा ख्याल है टॉप ऑफ द लिस्ट हो सी कि भाई कई चीज़ का रेट ना वधाया बने, मतलब ये टॉप ऑफ द लिस्ट हो सी। हुकूमत की कोशिश हो सी कि जड़ा ये इन्फ्लेशन का रेट है महंगाई की जी शरह ये इतना ही रह बने, इसको मजीद अप ना करूँ क्योंकि हर बंदे की तवक्को है कि भी जड़ी भी नवी हुकूमत आसी ठीक है वो साकू रिलीफ दे सी। और अगर शुरू थोड़ा जिहा मतलब अगर रिलीफ ना दे सकन, अगर वो सस्टेन ही कर वन, मतलब जिमें पेट्रोल की प्राइसिस अगर सस्टेन कर वन, डॉलर सस्टेन कर वन, तो मेरे ख्याल बड़ी अच्छी पोजीशन होसी। और IMF दे नाल एक मुंतखब और जड़ी और मजबूत हुकूमत जड़ी है वो बेहतर मुआहदा कर सकती है क्योंकि ये एक सारी सियासी जमातों को और इदारे को ये मैसेज देना चाहता है कि जड़ी भी हुकूमत बनती पई है जो पार्लियामान है, पार्लियामान में तब्दीली थी सकती है लेकिन पार्लियामान 5 साल पूरा चल सी ठीक है। जड़ा ये एतमाद है ये भी बड़ा रोल प्ले करेंगे कि जड़ा जिन्हें तो सब मुआहदे करेंगे खड़े हैं उनकी टर्म ऑफ कंडीशन भी डाउन थी वेंदन कि नहीं ये अगर साडे नाल मुआहदा करेंगे पे 5 साल ये पूरा कर घिनसन। तो ये बड़ा जरूरी है और ये मैसेज जड़ा है वो एक तो सियासी जमातां ने इकट्ठे मिल के देवने
ਬਿਆ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਲਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਲਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ को रोल प्ले करना चाहिए कि साढ़े मुज़ाकरात कामयाब भी होवन और साढ़े मुआहदे भी ठीक थी बनन। अच्छा बई एक बई गाल थी पई महंगाई दी मईशत दी, उहदे च एक सब तो वड्डा पॉइंट है कि गुड गवर्नेंस जिहड़ी है वो बड़ी ज़रूरी है। एक तो इन्फ्लेशन है पई, एक अज खुद इन्फ्लेशन होंदी है, मतलब जिवें स्टॉकिस्ट हैं वो बहुत सारी चीज़ों को स्टॉक कर गिंदे और अपने मतलब के टाइम तक जिवें शॉर्टेज थी है वो मार्केट आ वेंदे और उनका रेट पहले तो भी कई गुना वध वेंदे। मतलब तुम अगर आम डियां देखो प्याज टमाटर आलू, मतलब ये आम जरूरत की चीज़ां ना साढ़े मुल्क वाफर पाए वेंदे पे, लेकिन तुम देखो कि हुण जिहड़ा हुण वक्त है 220 रुपए किलो प्याज गए। मतलब ये गुड गवर्नेंस दे विच बड़ा जरूरी है कि जिहड़े इदारे इन्हां दे जिम्मेदार हैं प्राइसिस कंट्रोल करन दे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को जरा रोकन और जिहड़ी भी प्रोडक्ट आंदी पई है वो अपने हिसाब नाल चले और उनका भी एक प्लान बनावें कि भी जिवें हुण सारे मुल्क गंदम में वाफर गंदम होंदी है, लेकिन साकू लाइनें लगना पै वेंदे, ठीक है, सारी गंदम बाहर चली वेंदी, साकू महंगी मंगावनी पै वेंदी है। अच्छा वल एक बई साडा मईशत जिवें भाई सारे गाल करते बैठे कि एग्रीकल्चर असां मतलब मुल्क हैं ज़राई मुल्क हैं, उहदे च एक बड़ा जरूरी है कि साकू काश्तकार को एजुकेट करने कि तुसा लाई लग नहीं बनना। मतलब तुसा डिठे भी नाल वाली दी मकाई दी फसल अच्छी थी गई है तो पूरे देहात ने सारी फसलां छोड़ के मकाई लानी शुरू कर दी। अच्छा उनका नुकसान ये थींदे कि वो जिहड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा थी गई है उनका इस्तेमाल घट है, उनका रेट घट थी वेंदे, वल वो जिहड़ा किसान है उनको फ़ायदा थीवण की बजाय उनको नुकसान थींदे। हाँ जी बिल्कुल। और हुण असां थोड़ा जिहा अगर पंजाब वाले पासे नज़र पाऊँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिहड़ी है वो सादा अक्सरियत नाल साकू नुमाया नज़र आई और उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को जिहड़ा है वज़ीर आला पंजाब कीते अपनी जमात की तरफों नामजद कर दिते और मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला बनन वेंदे पैन। ये बड़ा खुशाइंद इकदाम है कि हर फोरम के नाल नाल सियासत के फोरम से भी खवातीन जिहड़े हैं हुण सारे नुमाइंदगी करे सन और इहदे कोल पहले ये एजाज़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कोल हा जो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म हन। लेकिन बहरहाल पंजाब चूंकि मुल्क का सब तो वड्डा सूबा है और बहरहाल परफॉर्मेंस मैटर करेंदी है, परफॉर्मेंस देवनी पोसी। तो आपको क्या लगता है फरहान साहब, तुसें दस्सिया है कि मरियम नवाज साहिबा किहो जी वज़ीर आला साबित थी सन और क्या हुकूमत चलावन दे हवाले नाल उन्हां दा पहले कोई तजर्बा कै नहीं, तो क्या वो डिलीवर कर सकन पंजाब विच? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा थोड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मेरे ख्याल है एक तो बड़ी खुश आइंद गाल है कि एक खातून वज़ीर आला एक मुस्लिम लीग नून की जानिब तो नामजद किया गया उन्हें को। तो मरियम साहिबा काफ़ी जिमें असा डिठे कि काफ़ी मोटिवेटेड है, अवाम का दर्द भी रखेंदन। इस गलों साकू उम्मीद है कि वो बड़े अच्छे तरीके नाल एहसन तरीके नाल अपनी पॉलिसीज़ को ते हुकूमत को चले सन। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तुसीं गाल की 35 साल की उम्र माशाअल्लाह उन्होंने वजारत उज़्मा दा संभाला, तो बड़ी अच्छे वो एक दुनिया को बड़ा अच्छा मैसेज किया कि खातून वज़ीर आज़म जिहड़ी है साडी पाकिस्तान की पहली हैं। तो इो इमेज मेरे ख्याल कि कंटिन्यू थी सी, एक सॉफ्ट इमेज आते खवातीन हैं वोमेन एम्पावरमेंट के हवाले नाल। तो इन चीज़ को तक पता खवातीन का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है, इतनी नुमाइंदगी उन्होंने जो ज़्यादा तो ज़्यादा बेहतर थी सी ताई वो मुल्क की तरक्की दे विच भी। पहले भी डिठे कि मरियम नवाज जिहड़ा है वो अपने वालिद नाल उन्होंने पहले भी काफ़ी सियासी कंट्रीब्यूशन रहे, उन्होंने हवाले नाल गिरफ्तारियां भी उन्होंने फेस कीतन और जदोजहद सियासी जदोजहद के हवाले नाल भी वो काफ़ी अपने वालिद दे नाल रहन। तो आपको क्या लगता है शरीफ जोया साहब कि वो जाहिर है उन्होंने बैक ते उन्होंने वालिद मौजूद हैं और काफ़ी मैच्योर और सीनियर सियासतदान हैं, तो उन्होंने तजर्बात तो फ़ायदा उठा सकते? जी वो वालिद साहब नहीं सर, सिर्फ उन्होंने देखो उन्होंने जिहड़े चचा हैं शहबाज शरीफ साहब वो भी उन्होंने बैक ते मौजूद हैं जिहड़े कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रह गए पंजाब के। अगर हवाले नाल डिठा मन्ने तो पंजाब शहबाज शरीफ ने एडमिनिस्ट्रेटिव जिहड़ा है ना वो बड़ा अच्छा काम किया कि जिहड़े ये महकमे इदारे हैं ना जी इन्हों को उन्होंने बिल्कुल मतलब स्ट्रेट रखे, वो बड़ा उनका बेनीफिट थे। जिहड़ा गुज़श्ता दौर आई उनके थोड़ा जिहा नुकसान साकू थे क्योंकि थोड़े वीक हैं पे साढ़े वज़ीर आला पंजाब साहब, लेकिन ये मरियम नवाज के बारे ये बिल्कुल तवक्को रखी बन सकती है कि वो परफॉर्म करे सन और उन्होंने परफॉर्म करना पोसी, क्योंकि सब तो वड्डा सूबा पंजाब का है, सब तो ज़्यादा सीटां कौमी असैम्बलियां दी पंजाब विच हैं और पंजाब का रोल जिहड़ा है इवें समझो वड्डे भरा अगर करे सन तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब पंजाब को सिंध को भी ओन करने उनको भी मतलब उनको उनके नाल भी चलने, उन्हें सिंध उन्हें बलोचिस्तान नाल भी चलने, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा नाल भी चलने। वल सब तो बड़ी गल है कि चूँकि ऐसा बहुत ज़्यादा आबादी का सारा सूबा है पिया साकू रेवन्यू भी उतना जनरेट करने।
ਅਸਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕरेसूं ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਸੂੰ। हाँ जी बिल्कुल ज़ाहिर है परफॉर्मेंस मैटर करेंदी है। मैडम खवातीन के हवाले नाल एक चीज़ मशहूर है और आख्या वेंदे कि खवातीन जड़े हैं बड़ी अच्छी मीशत संभाल सकते हैं, क्योंकि खवातीन जड़ा है अगर घर का एक बजट बड़े अच्छे तरीके और मुनज़म तरीके नाल मैनेज करें देन तो मुल्क की मीशत जड़ा है वो अच्छी तरीके नाल संभाल सकते हैं। तो अरे क्या ख्याल है कि मरियम नवाज जड़ा है वो मुल्क की मीशत दे बारे च कितना अच्छा यानी सूबे की मीशत जड़ी है वो किवें मैनेज करे सन और किवें परफॉर्म करे सन? जी ये बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि मेरा तो रिसर्च का काम भी वुमेन एम्पावरमेंट पे, जब ये बात कर रहे थे तो मुझे अंदर से खुशी हो रही थी कि ज़ाहिर है जब फीमेल आगे आती हैं ख़वातीन तो हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र है कि एक ख़ातून अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बनती है और वो इन हालात में क्राइसिस में कोई अच्छी परफॉर्म करती हैं तो यकीनन वो अब तारीख़ में अपना नाम लिखवा सकती है कि जी मैं आई हूँ और मैंने काम किया, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इसमें कोई शक नहीं कि परफॉर्मेंस करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और आपके पास एक अच्छी टीम हो, आपके अच्छे एडवाइज़र्स हों, तो मेरा ख्याल में कि अगर वो इस तरह अपने एडवाइज़र से लेकर और अपनी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए आगे चलेंगी तो वो अच्छा परफॉर्म ज़रूर ही करेंगी। क्योंकि ख़वातीन जब चैलेंज ले लेती हैं ना तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करके वो अपनी तन मन धन की जो है ना वो बाजी लगा लेती हैं कि अब मेरे लिए चैलेंज है तो मेरे ये काम करना है। तो मैं तो एक अच्छी उम्मीद रखती हूँ कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, बल्कि मेरी तो ये ख्वाहिश है और दुआ भी है कि 4 में से कम 2 सूबों में तो ख़वातीन जो है ना वो वज़ीर आला होनी चाहिए। ये तो बैलेंस तो जेंडर बैलेंस तो ऐसे ही होता है। तो ये अगर तजर्बा इंशाल्लाह हमारा कामयाब हो जाएगा तो फिर आइंदा से भी लोगों को भी ये तहरीक मिलेगी। तो मैं दुआ करती हूँ कि वो कामयाब हों, क्योंकि उनकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। जी बिल्कुल, और ऐसा उम्मीद करे सूं कि इंशाल्लाह जिवें हर फोरम ते खवातीन नुमाइंदगी करें दिन अगो सियासत विच भी मरियम नवाज दा तजर्बा इतना अच्छा हो सी कि अगो मजीद जड़ा है ना सकू मजीद खवातीन सियासत और इन्हां ओहदियां ते देखण को मिल सन। मलगानी साहब तुसां जरा रोशनी पाओ कि मरियम नवाज साहिबा को केड़ियां पॉलिसीज़ जड़े हैं ना वो नौजवानां ते अवाम दे हवाले नाल केड़ी पॉलिसीज़ उन्हां दी होवन कि वो जड़ा है इन मतलब बेहतर परफॉर्म कर सकन और उन्हां दी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਥ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਫਾ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੋ ਯੂਥ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਵੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਸਿਆਸੀ ਬਸੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੋ ਨਾਲ ਘਿਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊ ਸੀ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਕੋ ਟੀਮ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੈਸੇ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਸਾਇਲ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ उन्हें को फोकस करे सन ते सारी मुल्क की तरक्की का जड़ा एक राज है वो नौजवानों को अगर एड्रैस किया वने उन्हें को रोज़गार दिता वने उन्हें को IT दी स्किल्ड अगर पर्सन बनाया वने क्योंकि हुण वक्त की ज़रूरत है कि असां उन तरफ IT ते स्किल्ड जी हुनरमंदी की तरफ उथा वनूं ते ताकि मुल्क साडा उहदे विच लोग परफॉर्म कंट्रीब्यूशन अपनी कर सकें। जी बिल्कुल। शरीफ रैया साहब खानदानी सियासत का तजर्बा मरियम नवाज को कितना फ़ायदा दे सी, हुकूमत साजी का तजर्बा जड़ा है वो मतलब मरियम नवाज वास्ते कितना मुफीद साबित थी सी? बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि खानदानी सियासत जी है ना सर वो अगर तो तरबियत अच्छी होवे और अगू बंदा अगू सीखण वाला भी होवे तो मेरे ख्याल बड़ा अच्छा रोल प्ले करे दे। तुस अगर बिलावल को डे गिनो बिलावल और आसफा को डे गिनो उन्होंने भी बड़ी अच्छी सियासी तरबियत जी बिल्कुल। लेकिन असा मतलब तुम्हारी गाल कटे नहीं क्योंकि असा डिठे कि मरियम नवाज साहब ने बड़ी अच्छी इलेक्शन कैंपेन भी चलाई है और इखलाकी हवाले नाल भी और वैसे भी सियासी हवाले नाल बड़ा अच्छा उन्होंने रोल प्ले किए और उन्होंने तजर्बा बड़ा अच्छा रहे। तो मजीद जड़ा है ना बिल्कुल तुसा ठीक आदे पे हो कि जो मरियम नवाज ने अपने वाले साहब की जी बंदिश है जेल के दौरान और बाकी जो मुल्क तो बाहर चले गए हैं सारे उन्होंने कठिन दौर गुजारे और उन्होंने अपनी पार्टी को मतलब मुस्लिम लीग नून को जिंदा रखने मरियम नवाज का एक किरदार है क्योंकि अग्रैसिव हैं अपना मैसेज जो देना चाहते हैं वो बकायदा पहुँचाते हैं। ठीक है और मरियम नवाज के बारे ये लोग आते हैं कि अगर मरियम नवाज ना होवे ना तो जितना हुण यूथ को या लोगों को इंटैक्ट किते शायद मुस्लिम लीग नवाज लूज कर बने ये मुस्लिम नवाज को जिंदा रखने जिमें शहबाज शरीफ का बड़ा अहम किरदार है मरियम नवाज बड़ा अहम किरदार है बिल्कुल ही नहीं है।
ਤੇ ਸਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹਨ, और लेकिन चूंकि PDM का तजर्बा एक थोड़ा जिहा सारे वास्ते कोई इतना अच्छा साबित नहीं थी। बहरहाल तुसा इको केड़ी नज़र न लेदे हो मजीद कि हुण अगर वज़ीर आज़म के तौर पर आने तो क्या बेहतरी आसी? जी सब तो पहले तो सबको देखना पोसी कि हुकूमत जिहड़ी है वो उन्होंने इतिहादी तो उन्होंने किवें सपोर्ट करेंदे पे। अगर वाज़े मैंडेट दे नाल हो सन उन्होंने को जहनी सकून हो सी तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे सन। अगर उन्हें कोई इहो टेंशन दे विच रह गए कि मेरी हुकूमत अज गई तो कल गई तो कोई इतिहादी जिहड़े उन्होंने नाल फार्मूलेशन फार्मूले च आंदे पैन वो उन्होंने मुतालबात या कोई ब्लैकमेलिंग का सिलसिला रह गया तो मेरे ख्याल वो अदम इस्तेहकाम की एक सूरत हाल तो तलवार लटकी रहे वैसी जिंदे विच ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਪੂਰੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, लेकिन क्योंकि PDM की हुकूमत के जिसले वो आए पिछली लास्ट उन्होंने 16 माह की हुकूमत एक इंप्रैशन अच्छा नहीं पिया क्योंकि मुश्किल फैसले करने पैन मुल्क को शायद वो वक्त की ज़रूरत हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आवाम पे बोझ ना पाया बने कि जैसा रेफरेंडम बिल्कुल। और शहबाज शरीफ बरमला आदन कि असा सियासत की बजाय रियासत बचाने को तरजीह दी है और बड़े मुश्किल वक्त बड़े मुश्किल फैसले किए उन्होंने जिन्हों का काफ़ी असर साकू जाहिर है कि उन्होंने वोट बैंक और पार्टी से भी नजर आए, लेकिन बहरहाल ये उन्होंने तरफों एक अच्छा इकदाम है कि सियासत की बजाय रियासत बचाओ। अच्छा ये एक पॉइंट जिमें फरहान भाई ने किए ਜਿਹੜਾ PDM ਦੇ ਨਕਾਇਸ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਬੈਂਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਕਰਪਟੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੰਦੇ ਪਿਆਸੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੁਕ ਗਏ। ठीक है ये PDM को आखो या ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਵੇਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕੂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵੇਂਦੇ ਪਿਆਸੇ ਉਹ ਸਾਕੂ ਰੋਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਸੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੁੰਤਖਬ ਥੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 16 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸੀਅਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਆਈ। ਹੁਣ 16 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਥੀ ਕਿ PDM ਦੀ ਜਮਾਤਾਂ को ਕਿਵੇਂ ਗਿਣ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਥੀ ਕਿ ਔਰ ਮਈਸ਼ਤ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲਾਨ ਮੁਆਸ਼ੀ ਪਲਾਨ ਬਣੇ ਸਨ ਔਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ट्रैक ਤੇ ਚੱਲ ਸੀ ਔਰ इंशाअल्लाह ताला रियासत साड़ी जड़ी है वो कायम रहा सी। जी बिल्कुल इंशाल्लाह और असा अच्छी उम्मीद रखते हैं, लेकिन सारी सियासी जमातों को मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और तुसां भी पहले आखे और एक गल जाहिर है कि सियासत कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती और इनकी मिसाल असा हुण कल ही डिठी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है उन्होंने JUI फजलुर रहमान ग्रुप नाल मुलाकात की है और मजीद अगो जड़ा है उन्होंने मुज़ाकरात वधण का भी एक चांस साकू नज़र आना पे, लेकिन इनके कोल पहले असा डिठे कि ये दोहें पार्टियां एक दूसरे से बड़ी तनकीद करें साकू नज़र आए। तो तुसा क्या समझते हो फरहान साहब के पार्टी वर्कर जड़ा इको केड़ी नज़र नाल देख सी? जी बिल्कुल पार्टी वर्कर्स मेरे ख्याल एक लीडर जिहड़ा है ना वो अपनी कौम को ते अपने वोटर्स को ते उन्हां को जिहड़ा है ना फॉलोअरशिप को कायल करेंदे ते ई वक्त जिहड़ी मुल्क दे हालात हैं उहदे विच मेरे ख्याल च वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है कि सबको सारे मिल जुल के अपना मिल बावन ते उहदे अपने मसाइल मुल्क दे मसाइल जिहड़े इन्हां दा हल तलाश करन क्योंकि सारा मुल्क जिहड़ा मजीद इंतशार अफरा तफरी इन्हां मुतहम्मिल नहीं थी सकदा। इस गल वक्त की जरूरत है। बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव पहलू है क्योंकि कल तक जिहड़ा है PTI ते JUI की बड़ी तंदो तेज़ जुमले ते उन्हां दी एक जिहड़ी सियासी जंग आई वो हर कई ने डिठी है, कोई लुकी छुपी गाल कोई नहीं। ते हुण अगर कई एक पॉइंट दे उत्ते इकट्ठे थींदे बलोचिस्तान विच भी मेरे ख्याल है कोई इत्तेहादी हुकूमत बनण वेंदी है। हाँ जी अगर वो बने ने तो अच्छी गाल है, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो PTI जिहड़ा है एक जिहड़ा साडे इतिहास एक तनहाई का शिकार थी वेंदी है। अगर उस चीज़ तो निकलते हैं तो अपने पार्लीमानी सारी सियासत दे विच क्योंकि इत्तेहादियां दे बगैर गुजारा मुमकिन कोई नहीं। इस गल सारे को नाल गिन के चलना पोसी। जी बिल्कुल सियासत क्योंकि मुफाहमत का नाम है और समझौते का नाम है। तुसां सारे जड़ा हुण मेरे को वन बाय वन जड़ा है अपना कोई पैगाम देना चाहो नवीं आमण वाली हुकूमत वास्ते कि सारे मुल्क की बेहतरी वास्ते मुल्क की मैशत की बेहतरी वास्ते सियासी बेहतरी वास्ते जड़ा है उन्होंने क्या क्या इकदाम करने चाहिए? जी मैं एक चीज़ जो सारी डिस्कशन के बाद मैं ये नोट करती हूँ कि हमारी इकॉनमी के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं हमें इकोनॉमिस्ट को एक टीम बनानी चाहिए जो कि कम से कम
40-50 ऐसे इकोनॉमिस्ट हों जो कि गवर्नमेंट की सपोर्ट करें उनकी गाइडेंस के लिए कि हमें कहाँ कहाँ से किधर किधर से कितना पैसा बचा सकते हैं, यानी आप अपने एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज़ करें और जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको हम कम करें, पहले ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर। दूसरी बात यह है कि हमारे इकोनॉमिस्ट आप वो जो तजवीज़ देंगे IMF की टीम के पास जाने से पहले उनसे डिस्कशन करें ताकि उन्हें भी पता हो कि हमारे पीछे बात करने वाले जी हैं। शुक्रिया जी फरहान जी बिल्कुल, मेरे ख्याल च हुण जिहड़ा है इलैक्शन ठीक है, इस गल्लों तमाम सियासी जमातें को जिहड़ा है मुल्की सोच अपनानी चाहिए, तो मुल्की मफाद के वास्ते काम करना चाहिए। और मेरा वन लाइनर है कि सियासी रवादारी को फरोग देवें। बिल्कुल सियासी रवादारी को फरोग दें, सियासत मफाहमत दा ना है तो जड़ा है समझौते दा ना है। आप सब दा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसा अपनी मसरूफियत सारे वास्ते वक्त कढ़िया, सारे प्रोग्राम दा वक्त खत्म थींदा पे। इंशाअल्लाह वला मिलसूं, अल्लाह हाफिज़।